नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। सुनने में शायद थोड़ा ड्राई लगे, है ना? हाँ, लगता तो है। फाइनेंस की बातें अक्सर ऐसी ही लगती हैं शुरू में। लेकिन हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक बड़ा दावा करता है कि सिर्फ महज 5,000 रुपए हर महीने, इससे कोई करोड़पति बन सकता है। बिल्कुल, ये सवाल बहुतों के मन में आता है और स्रोत तो यही कह रहा है। तो आज इसी पैसे से पैसा बनाने के तरीके को, इस फंडे को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। पता नहीं कितना सच है, पर कहते हैं। हाँ, ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन से जोड़ी जाती है। हालांकि पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, पर हाँ, इसका जो सार है वो बिल्कुल सही है। कंपाउंडिंग का सीधा मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट पर जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पर भी आगे चलकर प्रॉफिट कमाना। अच्छा। इसे अक्सर वो स्नोबॉल वाले उदाहरण से समझाते हैं ना, जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़कता है। हाँ। तो वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और बड़ा होता जाता है, उसकी रफ्तार भी बढ़ती जाती है। कंपाउंडिंग भी मतलब कुछ ऐसे ही काम करती है। ये सिर्फ आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को नहीं बढ़ाती, बल्कि उस पर मिले रिटर्न को भी बार बार मल्टीप्लाई करती चलती है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। इस सोर्स मटेरियल के बेसिस पर कंपाउंडिंग के पीछे का लॉजिक और थोड़ा साइकोलॉजी भी शायद उसको समझना है, और ये जानना कि क्यों कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जर्नी कब शुरू की, ये शायद कितना इन्वेस्ट किया उससे भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। बिल्कुल, तो शुरू करें। हाँ, चलिए। तो सबसे पहले थोड़ा और खोलते हैं इसको। ये कंपाउंडिंग है क्या भला? अभी कहा मुनाफे पर मुनाफा, पर ये रोज की जिंदगी में कैसे दिखता है? मान लीजिए किसी ने 100 रुपए लगाए और उसे साल का 10% रिटर्न मिला। बिल्कुल सिंपल रखते हैं। तो पहले साल के एंड में उसके पास होंगे 110 रुपए। 100 रुपए उसका प्रिंसिपल और 10 रुपए का प्रॉफिट। ठीक। हाँ, ठीक है। अब अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, साधारण ब्याज, तो अगले साल भी उसे सिर्फ ओरिजिनल 100 रुपए पर ही 10% मिलता, यानी 10 रुपए और मिलते। अच्छा। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है कि अगले साल उसे पूरे 110 रुपए पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ओह, 110 पर? हाँ, जो कि होता है 11 रुपए। तो दूसरे साल के अंत में उसके पास 121 रुपए होंगे, न कि 120। अच्छा, तो ये जो 1 रुपए का फर्क आया, हाँ, ये दरअसल पहले साल के 10 रुपए के मुनाफे पर कमाया गया मुनाफा है। ये है कंपाउंडिंग का खेल। बिल्कुल सही पकड़ा। एग्जैक्टली। आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, फिर आपके पैसे का कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए काम करने लगता है, और फिर उस पैसे पर कमाया हुआ पैसा भी, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइम, वक्त। जितना ज्यादा टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को देंगे, उतना ही ज्यादा ये कंपाउंडिंग का मैजिक दिखेगा। तो ये सिर्फ मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, ये टाइम और पेशेंस, एग्जैक्ट, धैर्य का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। टाइम का जादू कह सकते हैं। समय की बात आई है तो सोर्स मटेरियल में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है जो इस समय की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल साफ कर देता है। 2 दोस्त हैं, राहुल और रोहन। काल्पनिक नाम है, जाहिर है। हाँ, ये उदाहरण बहुत पॉपुलर है और बहुत असरदार भी। तो कहानी कुछ ऐसी है। राहुल है समझदार लड़का। उसने 25 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। हर महीने 5,000 रुपये की SIP शुरू की। अब SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड वगैरह में डालना। हाँ, रेगुलर इन्वेस्टमेंट। तो राहुल ने ये काम सिर्फ 10 साल किया, 25 से 35 की उम्र तक। इन 10 सालों में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 5,000 रुपये गुणा 12 महीने गुणा 10 साल, यानी 6 लाख। ठीक है, 6 लाख रुपए 10 साल में। और फिर 35 की उम्र में उसने SIP बंद कर दी। बस पैसा लगा रहने दिया मार्केट में, भूल गया समझो। अच्छा, बंद कर दिया निवेश करना। ठीक है। अब आता है रोहन। रोहन थोड़ा लाइफ में बिजी रहा। उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू किया 35 की उम्र में, ठीक उसी उम्र में जब राहुल ने बंद किया था। हाँ, 10 साल बाद। हाँ, रोहन ने भी राहुल की तरह 5,000 रुपए महीने की SIP शुरू की, लेकिन उसने ये सिलसिला 60 साल की उम्र तक चालू रखा, पूरे 25 साल तक। ओह, 25 साल, मतलब राहुल से 15 साल ज्यादा। हाँ, तो रोहन का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 5,000 रुपए गुणा 12 महीने गुणा 25 साल, ये हो गया 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। राहुल के 6 लाख के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा पैसा लगाया रोहन ने। बिल्कुल। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। मटेरियल ये मानकर चलता है कि दोनों को अपने इन्वेस्टमेंट पर एवरेज 12% सालाना रिटर्न मिला।
अब ये 12% एक अजम्पशन है, जाहिर है मार्केट में रिटर्न ऊपर नीचे होता है, कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, ये डिस्क्लेमर जरूरी है। ये एवरेज है और रियल रिटर्न्स मार्केट रिस्क पर डिपेंड करते हैं। पर हाँ, लंबी अवधि में इक्विटी जैसे एसेट क्लास ने हिस्टोरिकली ऐसे रिटर्न्स दिए हैं, तो एनालिसिस के लिए ठीक है। हाँ, इस उदाहरण का मकसद रिटर्न की गारंटी देना नहीं, बल्कि टाइम का असर दिखाना है। तो जब दोनों 60 साल के हुए तो क्या हुआ? राहुल, जिसने सिर्फ 10 साल पैसे डाले, कुल 6 लाख रुपए, उसकी वेल्थ बढ़कर हो गई करीब 176 करोड़ रुपए। 1,76,00,000? वाह! और रोहन, जिसने 25 साल पैसे डाले, कुल 15 लाख रुपए, उसकी वेल्थ कितनी हुई होगी? अंदाजा लगाइए। ज्यादा ही होनी चाहिए राहुल से, उसने 2.5 गुना पैसा जो डाला है। शायद 2 करोड़, 2.25 करोड़? नहीं, रोहन की वेल्थ हुई करीब 144 करोड़ रुपए। क्या 1,44 करोड़ राहुल से कम? हाँ, राहुल से करीब 32 लाख रुपए कम। ये कैसे हो सकता है? उसने 9 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए, 15 साल ज्यादा इन्वेस्ट किया, फिर भी कम। ये तो अविश्वसनीय है। यही तो कंपाउंडिंग का कमाल है, या कहें टाइम का कमाल है। ये हुई ना बात, सारा फर्क टाइम का है। राहुल के 6 लाख रुपए को कंपाउंड होने के लिए, मतलब मुनाफे पर मुनाफा कमाने के लिए, पूरे 35 साल मिले, 25 की उम्र से 60 की उम्र तक। हाँ, जबकि रोहन के 15 लाख रुपए को कंपाउंड होने के लिए सिर्फ 25 साल मिले, 35 से 60 तक। वो जो शुरू के 10 साल थे जब राहुल का पैसा मार्केट में था और रोहन का नहीं, उन्होंने ही आखिर में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। राहुल के पैसे को एक तरह से हेड स्टार्ट मिल गया। तो ये दिखाता है कि शुरू के सालों में शायद ग्रोथ धीमी लगती है, जैसे वो स्नोबॉल धीरे चलता है शुरू में। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, ग्रोथ की रफ्तार तेज होती जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं इसे शायद। हाँ, बिल्कुल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ नहीं है, सीधी रेखा वाली, कि हर साल बराबर अमाउंट जुड़ेगा। ये घातीय है। हर साल जुड़ने वाला अमाउंट पिछले साल से ज्यादा होता है, क्योंकि आपका बेस, आपका प्रिंसिपल हर साल बड़ा होता जा रहा है। इसीलिए जैसा मटेरियल कहता है, कितना पैसा लगाया उससे ज्यादा जरूरी ये हो सकता है कि कितने टाइम तक लगाया। सही बात है। राहुल का पैसा रोहन से 10 साल ज्यादा मार्केट में रहा और देखे नतीजा। स्रोत में इसी बात को समझाने के लिए वो स्नोबॉल वाला उदाहरण था जो अपने शुरू में बताया, उसका थोड़ा और समझाएंगे। हाँ, सोचिए कि आप एक पहाड़ की चोटी पर हैं। आपने थोड़ी सी बर्फ ली, एक छोटा सा गोला बनाया और उसे नीचे लुढ़का दिया। शुरू में वो धीरे धीरे लुढ़केगा और धीरे धीरे ही बड़ा होगा, शायद दिखे भी ना। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, वो और बर्फ लपेटेगा। उसका साइज बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा और उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। कुछ देर बाद वो छोटा सा गोला एक बहुत बड़ा स्नोबॉल बन सकता है, जो तेजी से नीचे जा रहा हो। अच्छा, कंपाउंडिंग बिल्कुल ऐसी ही है। आपका शुरू का इन्वेस्टमेंट वो छोटा गोला है, हर साल का रिटर्न उस पर लिपटी हुई नई बर्फ है, और टाइम वो पहाड़ की ढलान है। जितनी लंबी ढलान, यानी जितना ज्यादा टाइम, स्नोबॉल उतना ही बड़ा और तेज हो पाएगा। तो इसका मतलब साफ है, जितनी जल्दी कोई अपना इन्वेस्टमेंट वाला स्नोबॉल लुढ़काना शुरू करेगा, उसे बड़ा होने के लिए उतनी ही लंबी ढलान मिलेगी। मटेरियल तो यहाँ तक कहता है कि सिर्फ 5 या 10 साल की देरी भी फ्यूचर वेल्थ में लाखों या करोड़ों का नुकसान करा सकती है। राहुल और रोहन का उदाहरण यही तो दिखाता है। 10 साल की देरी रोहन को 32 लाख रुपए महंगी पड़ी, और वो भी तब जब उसने ज्यादा पैसे लगाए थे। इसको गणित से भी समझ सकते हैं क्या, कोई फॉर्मूला वगैरह? हाँ, बिल्कुल। कंपाउंड ग्रोथ का एक बेसिक फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RN। यहाँ P आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी मूलधन, R है सालाना रिटर्न रेट, और N है टाइम, सालों में। P इंटू 1 प्लस RN। इसमें जो N है, यानी टाइम की पावर, समय की घात, यही सबसे शक्तिशाली चीज है। जब आप किसी नंबर को पावर लगाते हैं, तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली। इसको एक उदाहरण से समझाइए ना, वही 10% रिटर्न लेकर। जरूर। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 10% सालाना कंपाउंडिंग पर। 10 साल बाद ये 1.1 की पावर 10 गुना हो जाएगा, यानी करीब 2,59,000। ठीक है, 2.5 गुना से ज्यादा। 20 साल बाद ये 1.1 की पावर 20 गुना होगा, यानी करीब 6,72,000। ओहो। देखिए, पहले 10 साल में बढ़ा करीब 1.6 लाख, अगले 10 साल में बढ़ा करीब 4.1 लाख। रफ्तार बढ़ गई। हाँ,
अब देखिए 30 साल बाद ये 1.1 की पावर 30 गुना होगा, यानी करीब 17,45,000। तीसरे 10 साल में बढ़ोतरी हुई लगभग 10.7 लाख की। कमाल है। और 40 साल बाद 1.1 की पावर 40 गुना, ये हो जाता है करीब 45,26,000। चौथे 10 साल में बढ़ोतरी हुई करीब 27.8 लाख की। वाह, मतलब हर दशक में जंप बड़ा होता जा रहा है, शुरू में धीमा, बाद में बहुत तेज। एग्जैक्टली। कंपाउंडिंग का इंजन टाइम के साथ ज्यादा पावरफुल होता जाता है। अब समझ आया कि क्यों फाइनेंशियल एडवाइजर हमेशा कहते हैं कि मार्केट को टाइम करने से बेहतर है टाइम इन द मार्केट। मतलब ये अंदाजा लगाने से कि कब खरीदें कब बेचें, बेहतर है कि बस इन्वेस्ट करके लंबे टाइम तक बने रहें। बिल्कुल। सही टाइम का इंतजार करना अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालम टोल का बहाना बन जाता है। और हमने देखा कि टालम टोल की कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है। टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त है इन्वेस्टमेंट में, उसे बेकार ना जाने दें। तो ये तो क्लियर हो गया कि जल्दी शुरू करना कितना जरूरी है। गेम चेंजर है बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ जल्दी शुरू कर देना ही काफी है, या कुछ और भी करना पड़ता है इस कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए? मटेरियल कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देता है। हाँ, जल्दी शुरू करना तो बस पहला कदम है, लेकिन रेस पूरी करने के लिए और अच्छे से पूरी करने के लिए कुछ और डिसिप्लिन भी चाहिए। पहला सुझाव जो मटेरियल देता है वो है जितनी जल्दी हो सके शुरू करें, चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो। लोग अक्सर सोचते हैं अरे जब ज्यादा पैसे होंगे तब देखूंगा, लेकिन स्रोत कहता है कि 500 रुपए या 1000 रुपए महीना भी शुरू करना इंतजार करने से तो लाख गुना बेहतर है। हाँ, राहुल वाले उदाहरण ने यही दिखाया। कम पैसे भी अगर जल्दी लगें तो ज्यादा पैसों को हरा सकते हैं जो देर से लगें। और ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी तोड़ता है। एक बार आपने शुरू कर दिया, फिर रेगुलर इन्वेस्ट करने की आदत बनाना आसान हो जाता है। दूसरा सुझाव है नियमित रूप से इन्वेस्ट करें और हो सके तो हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा बढ़ाएं। इसको स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, स्टेप अप एसआईपी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, मान लीजिए सालाना 5-10%, तो उसी रेशियो में अपनी एसआईपी अमाउंट भी बढ़ाते जाना। ये उस स्नोबॉल को और तेजी से बड़ा करने में मदद करता है। ये तो लॉजिकल है। आपकी सेविंग रेट आपकी इनकम ग्रोथ के साथ चलती रहेगी। हाँ, इससे आपके फाइनेंशियल गोल्स या तो जल्दी पूरे हो सकते हैं या फिर आप ज्यादा बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तीसरा, और ये शायद सबसे मुश्किल है, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें, पेशेंस रखें, अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का टाइम दें। मटेरियल कहता है कि जल्दी पैसा निकालने से, खासकर छोटी मोटी जरूरत के लिए या मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराकर, कंपाउंडिंग का जादू टूट जाता है, वो स्नोबॉल रुक जाता है। एकदम सही। कंपाउंडिंग मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। इसे अपना काम करने के लिए दशकों का टाइम चाहिए होता है। अगर आप हर 2-4 साल में पैसा निकालते रहेंगे तो आप कभी भी उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले फेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां वेल्थ तेजी से बनती है। चौथा सुझाव है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या मार्केट के शोर शराबे पर ध्यान ना दें। रोज मार्केट ऊपर नीचे होता है, आज सेंसेक्स इतना ऊपर कल उतना नीचे, टीवी पर ऐप पर सब दिखता रहता है। हाँ, बहुत नॉइज होता है। मटेरियल कहता है कि इस डेली के उतार चढ़ाव से घबराकर या थोड़े से प्रॉफिट के लालच में बार बार खरीदने बेचने यानी ट्रेडिंग से बचना चाहिए। बिल्कुल। एक तो आप कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब करते हैं, दूसरे हर ट्रांजैक्शन पर खर्चे भी तो लगते हैं, ब्रोकरेज, टैक्स, ये सब आपके रिटर्न को कम करते हैं। हाँ, इसे कहते हैं ट्यूनिंग आउट द नॉइज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को रोज की उठापटक से परेशान नहीं होना चाहिए। उनका फोकस गोल पर होना चाहिए, रास्ते के स्पीड ब्रेकर पर नहीं। और पांचवा सुझाव, जो शायद सबसे ज्यादा मुश्किल है आजकल की दुनिया में, धैर्य रखें। पेशेंस इज द की। कंपाउंडिंग शुरू में बहुत धीमी लगती है, जैसा हमने 10% वाले उदाहरण में देखा। पहले 5-7 साल में शायद लगे कि कुछ खास नहीं हो रहा। हाँ, शुरुआती दौर में बहुत धीरे चलता है मामला। असली ग्रोथ तो बाद के सालों में आती है, और यहीं पर अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं या बोर हो जाते हैं। धैर्य सच में एक वर्चू है, खासकर इन्वेस्टमेंट में। ये समझने जरूरी है कि कंपाउंडिंग का ग्राफ जे शेप का होता है। शुरू में फ्लैट सा लगता है, फिर तेजी से ऊपर उठता है। जो लोग शुरू के फ्लैट वाले हिस्से में ही एग्जिट कर जाते हैं, वो सबसे बड़े गेन से चूक जाते हैं। तो ये तो हो गए फायदे और उनको पाने के तरीके, लेकिन लोग गलतियां भी करते होंगे। मटेरियल कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बताता है जिनसे बचना चाहिए। हाँ, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। पहली और सबसे बड़ी गलती, जो हम पहले भी कह चुके हैं, शुरू करने में बहुत ज्यादा देर करना। वो सही टाइम का इंतजार, थोड़ा और सीख लूं,
थोड़े और पैसे आ जाएं। हाँ, ये सब टाल मटोल के बहाने हैं और इनकी कॉस्ट जैसा हमने देखा लाखों में हो सकती है। ये शायद सबसे कॉमन और सबसे महंगी गलती है। कंपाउंडिंग में खोया हुआ टाइम वापस नहीं आता। दूसरी आम गलती, मार्केट गिरने पर डर कर इन्वेस्टमेंट रोक देना या पैसा निकाल लेना। जब मार्केट गिरता है, सब लाल लाल दिखता है न्यूज़ में, तो डर लगना स्वाभाविक है। लगता है कहीं सारा पैसा डूब ना जाए। हाँ, पैनिक सेलिंग। बहुत लोग अपनी एसआईपी रोक देते हैं या अपना मौजूदा इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, लॉस में ही सही। यहीं पर लॉजिक की जरूरत है। मटेरियल कहता है कि गिरावट का टाइम एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका हो सकता है। बिल्कुल, जब कीमतें गिरती हैं तो आपकी वही एसआईपी की रकम आपको ज्यादा यूनिट्स खरीद कर देती है। अच्छा, ये कैसे? इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। जब मार्केट तेज है और एक यूनिट 50 रुपए की है तो आपको मिली 100 यूनिट्स। ठीक है। लेकिन जब मार्केट गिरा और यूनिट की कीमत 25 रुपए हो गई तो आपके वही 5,000 रुपए आपको 200 यूनिट्स दिलाएंगे। अरे वाह, डबल यूनिट्स। हाँ, तो गिरावट में आपने सस्ती कीमत पर ज्यादा यूनिट्स जमा कर ली। जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो ये ज्यादा यूनिट्स आपके प्रॉफिट को और बढ़ाएंगी। समझ गया। तो गिरावट में एसआईपी बंद करना या बेचना तो मतलब सेल में शॉपिंग न करने जैसा है। बिल्कुल। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है और आपने अच्छी क्वालिटी की जगह इन्वेस्ट किया है तो गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है, डरने की बात नहीं। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। और तीसरी गलती जो मटेरियल बताता है? तीसरी गलती है लगातार अपने इन्वेस्टमेंट बदलते रहना, बहुत ज्यादा चर्न करना। मतलब आज इस फंड में पैसा लगाया, 6 महीने बाद किसी दोस्त ने कहा वो वाला अच्छा है तो उसमें चले गए, फिर साल भर बाद कोई और। हाँ, फंड चेजिंग कहते हैं इसे शायद। पिछले साल के बेस्ट परफॉर्मर के पीछे भागना। एग्जैक्टली। लोग अक्सर पास्ट परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट करते हैं, ये सोचे बिना कि क्या वो फ्यूचर में भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। हर बार जब आप एक इन्वेस्टमेंट से निकलकर दूसरे में जाते हैं, आप क्या करते हैं? आप शायद एग्जिट लोड देते हैं, कैपिटल गेन टैक्स देते हैं और सबसे बड़ी बात, आप कंपाउंडिंग की लय तोड़ देते हैं। वो स्नोबॉल को बार बार रोककर उसकी दिशा बदलने जैसा है। तो बेहतर है कि एक अच्छी डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी बनाकर उस पर टिके रहें। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए यही बेहतर होता है। अपने रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाएं और उसे रेगुलरली रिव्यू करें, लेकिन बार बार बेवजह बदले नहीं। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत और सोर्स मटेरियल का निचोड़ क्या है, एक लाइन में बताना हो तो? निचोड़ बहुत सिंपल और पावरफुल है। कंपाउंडिंग वाकई में वेल्थ क्रिएशन का एक जबरदस्त टूल है, खासकर लॉन्ग टर्म में। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये गेट रिच स्लोली बट श्योरली वाला तरीका है, डिसिप्लिन के साथ। और इसकी चाबी? अनलॉकिंग की चाबी है स्टार्ट अर्ली, जल्दी शुरू करें, चाहे छोटे अमाउंट से करें। स्टे रेगुलर, नियमित रहें, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जारी रखें मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद। बी पेशेंट, धैर्य रखें, इसे ग्रो करने के लिए भरपूर टाइम दें। और अवॉइड मिस्टेक्स, गलतियों से बचें, खासकर टाल मटोल करने और डर में आकर बेचने वाली गलतियों से। तो संदेश बिल्कुल साफ है, इंतजार मत कीजिए, आज ही पहला कदम उठाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे। मटेरियल का वादा है कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स पर टिके रहे तो फ्यूचर में आप अपने आज के इस फैसले के लिए खुद को थैंक यू बोलेंगे। और अंत में एक विचार जो इस पूरी चर्चा से मेरे मन में आ रहा है और जिसका जिक्र मटेरियल के एंड में भी है, क्या ये कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल सिर्फ पैसों तक ही लिमिटेड है? दिलचस्प सवाल है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है, क्या जीवन के दूसरे एरियाज में भी ये उतना ही पावरफुल हो सकता है? सोचिए जरा, अगर कोई रोजाना सिर्फ 30 मिनट कोई नई स्किल सीखने में लगाए, या रोज 15 मिनट मेडिटेशन करे, या रोज अपने किसी हुनर की प्रैक्टिस करे। हाँ, शुरू में शायद कोई बड़ा फर्क ना दिखे, जैसे इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखता, लेकिन सालों तक इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने का नतीजा क्या होगा? हाँ, सोच सकता हूँ। ज्ञान, सेहत, स्किल्स, रिश्ते। बिल्कुल। क्या इन सब में भी छोटे लगातार किए गए एफर्ट्स टाइम के साथ कंपाउंड होकर, मतलब बढ़ते बढ़ते कुछ एटॉनिंग, कुछ आश्चर्यजनक रिजल्ट्स नहीं दे सकते? शायद आप सही कह रही हैं। शायद जीवन में जो असली ग्रोथ है उसका सीक्रेट भी इसी कंसिस्टेंसी और टाइम के कॉम्बिनेशन में छिपा है। ठीक वैसे ही जैसे फाइनेंशियल वेल्थ बिल्डिंग का। ये सोचने वाली बात है कि हम अपना टाइम और एफर्ट कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। एक बहुत ही बढ़िया विचार छोड़ा है आपने हमारे सोचने के लिए।